नमस्कार। आज बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। इससे रिलेटेड मुझे काफ़ी कमेंट देखने को मिले थे कि कैसे होता है, इतने मार्क्स तो फिक्स मिल ही जाते हैं। हार्ड शिफ्ट के क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं। एग्ज़ाम में टफ क्वेश्चंस करो, उससे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो कमेंट में ऐसे क्वेश्चन मुझे देखने को मिले थे। चलिए इसके ऊपर बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है और किस तरीके से इसके मार्क्स बढ़ते हैं या कम होते हैं। हर एक चीज़ को और इसके रिगार्डिंग क्या क्या मिथ हैं वो भी बात करेंगे। चलिए, सबसे पहली चीज़ आपको ये समझना ज़रूरी है कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है और किया क्यों जाता है। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जो भी आपके जो एग्ज़ाम होते हैं वो अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग डे आपके जो किए जाते हैं, कंडक्ट किए जाते हैं। और आपको इस बारे में पता है कि करीबन 15 से 20 दिन चलता रहता है। तो जो भी इस एग्ज़ाम को सेट कर रहा है, क्या वो हर दिन हर एक डिफ़िकल्टी लेवल को मेंटेन कर सकता है? क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी नहीं करवाने हैं, तो किस तरीके से होगा? ये बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसीलिए जब पूरा आपका डाटा कलेक्शन हो जाता है, मतलब कि जिन्होंने भी परफॉर्म किया है, एग्ज़ाम दे दिए, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि कुछ शिफ्ट ऐसी हो जाती है जो हार्ड चली जाती हैं, कुछ शिफ्ट ईजी चली जाती हैं और कुछ शिफ्ट मॉडरेट में जाती है। तो जो हार्ड वाले हैं उनके लिए तो नुकसान हो गया। उनका नुकसान है ना कि उनको हार्ड क्वेश्चन देखने को मिलकर वो पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए। इजी वाले, उनके लिए तो सब कुछ इजी हो गया, फुल से फुल स्कोर भी कर पा रहे हैं वो। कुछ शिफ्ट, मतलब जैसे कि इंग्लिश की बात करें तो फुल स्कोर करना इजी होता है काफ़ी, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं होता। बट जीएस में कंपैरेटिवली बहुत काफ़ी टफ माना जाता है। तो इजी शिफ्ट वाले तो कर ले रहे हैं काफ़ी अच्छा स्कोर, हार्ड वाले नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हम सिर्फ रॉ स्कोर की बात करें, मतलब कि जो आंसर की आपको आती है, वो जो मार्क्स आपके दिख रहे होते हैं, अगर उसी बेसिस पे सिलेक्शन मिल जाए तो ये पॉसिबल होगा कि सब किसी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा? इक्वल ट्रीटमेंट नहीं है। तो हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट देने के लिए ही नॉर्मलाइजेशन को ऐड किया गया। इसको कुछ इस तरीके से समझा सकते हैं। देखिए, यहाँ पे एक रेस होती है, आपने देखा होगा कहीं रेस फेस होती है, मैराथन होती हुई। तो अगर आप ऐसा देख पा रहे हैं कि इस तरीके से आपका ये रेस ट्रैक है, तो आपने ज़रूर देखा होगा कि सारे के सारे एक लाइन में कभी खड़े नहीं होते। सारे के सारे एक लाइन में कभी खड़े नहीं होते। ये जो इधर वाला होता है ये इधर खड़ा होता है, सेकंड वाला इधर खड़ा रहता है, थर्ड वाला इधर खड़ा रहता है। क्या आपको ऐसा लगता नहीं है कि इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है? सर्कल है, रेस एक ही जगह से होनी चाहिए, दौड़ाओ फिर सबको एक जगह पे। इसका रीज़न समझते हैं। आप अगर देख पाएंगे तो सर्कमफेरेंस का खेल है, ठीक है। इस वाले सर्कल की सर्कमफेरेंस कम होगी, तो अगर हम इसको सबको एक साथ ही खड़ा कर दे तो इधर वाले को सबसे ज़्यादा दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस वाले सर्कल की सर्कमफेरेंस ज़्यादा है और इस वाले को कम। तो इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होगा। इसीलिए इनको कुछ इस तरीके से खड़ा किया जाता है और एक लाइन में खड़ा नहीं किया जाता, ताकि इक्वल ट्रीटमेंट दे सके। मेरे हिसाब से ये वाला एग्जाम्पल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा कि नॉर्मलाइजेशन में कुछ इसी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका वो था। अब बात करते हैं हमारा सेकंड चीज़ की, मिथ क्या क्या होते हैं। मिथ कुछ इस तरीके के होते हैं, मैं सुनाती हूँ आपको। पहली चीज़, ऐसा बोला जाता है कि आपके जाइए और जो भी आपको हार्ड क्वेश्चन देखने को मिले ना, उनको अटेम्प्ट कर लीजिए। हार्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे तो नॉर्मलाइजेशन से ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। ये एक तरह का मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपका जो नॉर्मलाइजेशन करा जाता है वो इस बेसिस पे नहीं किया जाता है कि आपने क्या क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। वो इस बेसिस पे होता है कि आपकी जो शिफ्ट थी उसका एवरेज स्कोर क्या था, उस शिफ्ट का एवरेज स्कोर क्या था। ये बताएगा कि आपके जो ओवरऑल स्टूडेंट जो थे, वो जो बाकी के स्टूडेंट थे, उन सभी को डिफ़िकल्टी देखने को मिली है या सिर्फ आप ही को देखने को मिली है। तो एवरेज देखा जाता है ताकि इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि शिफ्ट ईजी थी, मॉडरेट थी या हार्ड थी। उस बेसिस पर ही आपको मार्क्स दिए जाते हैं। क्लियर? दूसरा मिथ, आप अगर एक शिफ्ट में हैं और उस शिफ्ट में मान लीजिए कि 100 बच्चे हैं, तो उस शिफ्ट के हर एक बच्चे को मान लीजिए कि 5-5 मार्क्स दिए जा रहे हैं, तो हर किसी को 5-5-5-5 ही दिए जाएंगे। बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं होता है। नॉर्मलाइजेशन कभी भी शिफ्ट का नहीं होता है, नॉर्मलाइजेशन होता है इंडिविजुअल का। तो आपके
एग्जाम है, आपका स्कोर है, उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे और अदर को कितने मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल होता है, ऐसा नहीं है कि आपकी हर एक शिफ्ट को, मतलब कि आप जिस शिफ्ट में हैं जितने भी स्टूडेंट आपके उस हॉल में बैठे होंगे एग्जाम दे रहे होंगे उन सभी को इक्वल मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है। क्लियर है ये चीज़? चलिए, तो ये थे आपके कुछ मिथ जो आपको देखने को मिल जाते हैं कि ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए। और ये भी कुछ एक मिथ ले सकते हो कि हर कोई दिमाग में रख लेता है कि 20 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे कंफर्म। बात करेंगे कि स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, एंड में बात करेंगे। बट ये जो आप ये अपने अंदर माइंडसेट रख रहे हैं ना कि इतना स्कोर कर लेता हूँ और 20 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, तो देखिए जो नॉर्मलाइजेशन है ना वो आउटपुट है। पहले पूरा डाटा कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद होता है कि कितना नॉर्मलाइजेशन दिया जाएगा। तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा सोच रहा है ना कि देखो मुझे 130 स्कोर करना है, या मान लीजिए किसी को 80 स्कोर करना है, तो मैं तो सिर्फ 55 स्कोर करूंगा, बाकी के जो मार्क्स है वो मुझे नॉर्मलाइजेशन से मिल जाएंगे। तो ये बिल्कुल अपने दिमाग से भ्रम हटा दीजिए, नॉर्मलाइजेशन के बारे में सोचिए भी मत, अपने रॉ स्कोर को स्ट्रॉन्ग करने की सोचिए। ये अगर पर्सपेक्टिव रख के चलने वाले हैं ना तो आपको निराशा ही देखने को मिलेगी। एक कमेंट मुझे आया था, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि चलिए नॉर्मलाइजेशन के ऊपर वीडियो बनाते हैं। उन्होंने मुझे ऐसा कहा कि मैं उनकी प्राइवेसी के चलते उनका यहाँ कमेंट शो नहीं करना चाहूँगी, ठीक है, बट उन्होंने ऐसा कहा कि 20 मार्क्स तो कंफर्म ही मिलते हैं नॉर्मलाइजेशन के, तो मैं इतना स्कोर कर लूँगा तो 20 मुझे इतने मिल जाएंगे। 20 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन वो अपने दिमाग के में रख के चल रहे हैं और बहुत से उनके साथ एग्री भी कर रहे हैं, उनकी बात मान भी रहे हैं। इसी वजह से मैंने नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट सोचा कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। अदरवाइज मैं अगर उसी कॉमेंट में रिप्लाई दे देती तो वो उतने ही बच्चों को पता चलता, बाकी के एस्पिरेंट का क्या। इसी वजह से तो ये भी मिथ अपने दिमाग से हटा दीजिए। चलिए, नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है, कैसे होता है, चलिए बात करते हैं इसके ऊपर किस तरीके से किया जाता है। देखिए, इसके लिए एक काफ़ी हार्ड एक स्टैटिकल फॉर्मूला होता है, उसको यूज़ किया जाता है, जो कि मैं आपको ऑब्वियसली नहीं समझाऊंगी, बहुत ज़्यादा टफ है, वो उन्हीं के लिए काफ़ी है जो करने वाले हैं इस चीज़ को। बट हाँ, मैं आपको कुछ अलग तरीके से समझा सकती हूँ। मान लीजिए कि आप इस तरीके से समझिए, ईजी, मॉडरेट और हार्ड, ये कुछ इस तरीके से शिफ्ट को देखिए। वैसे करना तो ऐसा चाहिए, ऐसा सीखो कि ज़्यादा डिफरेंस ना देखने को मिले। मतलब इजी तो ठीक है, बट वेरी इजी एग्जाम बनना नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत तो एकदम इस रेंज में रखिए अपने लेवल को, ताकि किसी बच्चे के साथ नुकसान ना हो। अगर आप मुझे स्ट्रेटली पूछना चाहे ना कि किस शिफ्ट के बच्चों को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, तो वो होता है ईजी वाले शिफ्ट के बच्चों को, और सबसे ज़्यादा फायदा किसको होता है, तो वो हार्ड शिफ्ट वालों को होता है। तो बात करेंगे कि स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, बट अभी इसको समझते हैं। तो हार्ड वालों को ज़्यादा फायदा देखने को मिल जाता है ईजी के कंपेयर में। इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी तो समझ आएगा आपको। मान लीजिए कि 25 क्वेश्चंस आए थे, आपको हाइपोथेटिकल बता रही हूँ, नहीं आते 25, हाइपोथेटिकल बता रही हूँ। 25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे ईजी शिफ्ट में, जो बिल्कुल एकदम नालायक से नालायक बच्चा भी होगा, क्या वो भी उसके लिए वो इतना तो पढ़ के जाएगा ही कि वो कुछ बहुत ईजी वाले क्वेश्चन जो अटेम्प्ट कर ले। तो जो अगर बहुत अच्छा सिंसियर बच्चा है, कोई सिंसियर बच्चा है जो बहुत मेहनत करके गया हुआ है और उसने डिसाइड किया है और वो उसके लिए तो इजी पेपर बहुत बढ़िया है, तो वो 25 में से 25 स्कोर कर लेगा, उसे खुश होने की जरूरत नहीं है। आगे का सिनेरियो समझिए। बट जो एक नालायक से नालायक बच्चा भी है, या एवरेज स्कोर जो जाएगा, क्या वो 21 नहीं कर लेगा स्कोर, या 20 से 21 तक नहीं पहुंच पाएगा? इस चीज को समझ रहे हैं? इजी का लेवल अगर इतना भी है तो वो 20 से 21 तक पहुंच जाएगा। चलो मान लीजिए 20 मान लेते हैं, 20 से 21 हमने मान लिया। इस चीज को समझा? मॉडरेट वाला कितना कर पाएगा? मॉडरेट वाला 25 ना जाके, अगर वो सिंसियर स्टूडेंट की बात करें तो मॉडरेट वाले के अंदर भी वो 20 से 21 स्कोर कर लेगा, ठीक है। और बाकी के जो स्टूडेंट हो गए वो काफी पीछे देखने को मिलेंगे। और हार्ड वाले के अंदर मान लीजिए कि उस स्टूडेंट ने 18 स्कोर किया। एक सिंसियर स्टूडेंट की बात कर रही हूँ, सिंसियर स्टूडेंट वहां पे 25 कर लेगा, यहाँ वो अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए 21 कर लेगा, और यहाँ 18 कर लेगा। नुकसान कैसे होता है इसको समझते हैं। इजी वाले के अंदर जो आपका 25 से 20 का ये 4-5 नंबर का गैप है, तो क्या फायदा हुआ उसकी इतनी ज्यादा मेहनत करने का, अगर वो अपने बाकी जो कॉम्पिटिटर है उनके हिसाब से सिर्फ 4-5 नंबर ही आगे पहुंच पाया है। और अगर इसका नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा ना, तो ये शिफ्ट इजी जाएगी, तो कहीं कहीं पे किसी के मार्क्स कम भी जाएंगे, किसी के काटे भी जाएंगे, और बहुत कम मार्क्स देखने को मिलेंगे। समझ रहे हैं? बेशक इस 25 वाले को मार्क्स देखने को मिल जाएंगे बाकी कंपेरिजन में, बट उसको नुकसान होगा। वही अगर वो हार्ड शिफ्ट में बैठा हुआ होता और वो इतना ही स्कोर कर रहा होता तो उसको ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिल जाता और काफी अच्छा स्कोर उसका बन जाता।
चलिए मॉडरेट वाले में इसके कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। बात है सारी कंपटीशन की कि हम अपने कॉम्पिटिटर से कितना आगे हैं। हम जितना आगे होंगे हमें उतनी ज़्यादा चांसेस बढ़ेंगे कि हम सीट में बैठेंगे। अब मॉडरेट वाले के अंदर कंपैरिजन ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, ईजी के कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा देखने को मिल जाएगा कि जो एवरेज बच्चे होंगे और कोई बहुत अच्छा सिंसियर बच्चा होगा उसके मार्क्स ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे, उसको नॉर्मलाइजेशन में अच्छा देखने को मिल जाएगा। बट अगर हार्ड वाले की बात करें, हार्ड वाले में सिंसियर स्टूडेंट 18 स्कोर करके आएगा, 25 में से 18 क्वेश्चन वो करके आ जाएगा। निराशा होगी बट ठीक है, इतना 18वां स्कोर करके आ जाएगा। बट उसको पता है कि हार्ड सिर्फ उसके लिए नहीं, हर किसी के लिए हार्ड है, हर किसी के लिए हार्ड है। तो जो एकदम बिल्कुल नालायक से नालायक एस्पिरेंट भी होगा, जो भी वहाँ पे बैठा होगा, वो कितना स्कोर कर पाएगा? वो 18 से 10 तक पहुँच पाएगा, है ना। तो डिफरेंस का खेल है यहाँ पे। जो डिफरेंस देखने को मिलेगा सारे स्टूडेंट के बीच में वो ज़्यादा होगा इनके कंपैरिजन में। तो नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा इनको ज़्यादा होगा और इसको कम होगा। बेशक सिंसियर स्टूडेंट अगर इजी शिफ्ट में जाता है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है, ठीक है ना। नॉर्मलाइजेशन को एक लक की तरह समझ सकते हैं, किस शिफ्ट में जाओगे कितना नॉर्मलाइजेशन होगा वही हिसाब बनेगा। आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप अपने दिमाग में कोई भी पर्सपेक्टिव भी नहीं सेट कर सकते कि इतना तो मिल ही जाएगा, पिछले साल इतना मिला तो इस बार भी इतना मिल ही जाएगा। ऐसा दिमाग में मत रखिए। जब आपका रिजल्ट का टाइम होगा उस टाइम सोच सकते हैं, ठीक है। जब फाइनल रिजल्ट होगा तब आप सोच सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन इतना होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। बट अब एग्जाम देने से पहले ही पढ़ाई के बीच में मत सोचिए कि 130 स्कोर करना है तो 110 का सोचता हूँ, 20 मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाएंगे। ये पर्सपेक्टिव अपने दिमाग से हटा दीजिए। अगर कोई सच में सिंसियर स्टूडेंट होगा वो इस बारे में नहीं सोचेगा। और अगर आप सोच रहे हैं तो प्लीज़ इस चीज़ को हटाइए। तो इस चीज़ का सिनेरियो से शायद आप समझ पाएंगे कि हार्ड वाले को फ़ायदा कैसे और इजी वाले को नुकसान कैसे। ये सिर्फ सिंसियर स्टूडेंट की बात हो रही है जो सच में मेहनत करके गया हुआ है, ठीक है। तो ये एक तरीका था कि नॉर्मलाइजेशन ऐसे होता है, ठीक है। सारा खेल एवरेज स्कोर का है, पूरी शिफ्ट का एवरेज स्कोर देखा जाता है, पूरी शिफ्ट का एवरेज स्कोर देखा जाता है। उस एवरेज स्कोर के पता लगाया जाता है कि हर किसी बच्चे के लिए डिफिकल्टी देखने को मिली है। मतलब ये हार्ड शिफ्ट थी, हर किसी के लिए इजी था, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, है ना। इसके अंदर 10 स्कोर कर पा रहे हैं, 10 तक जा रहे हैं, उस वाले के अंदर वो 20-21 तक पहुँच रहे हैं, तो इसका मतलब वो ईजी शिफ्ट गई थी। तो वहाँ नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स पे आपको कम देखने को मिलेंगे और यहाँ ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी ज़्यादा से क्या होगा कि जो इससे जो पीछे बच्चे थे जो 10 लेके आ रहे थे और ये 18 लेके आ रहा था, तो 18 वाले को फ़ायदा होगा ना। बट वहाँ पर 20 और इसके अंदर कितना फ़ायदा हो रहा है? सिर्फ 4-5 क्वेश्चन का अंतर बैठ रहा है इनके बीच में। तो सिंसियर वाले को काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल जाता है। बात करते हैं एज अ स्टूडेंट हम क्या करें। सबसे पहली चीज़ ये समझ लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन एक आउटकम है। आउटकम मतलब कि ये इनपुट नहीं है कि आप पहले से कुछ सोच सके या पहले से कुछ कर सके या फिर फास्ट रखना शुरू कर दे कि शायद ईश्वर मुझे ऐसी शिफ्ट में डाल, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। ये एक आउटकम है। आउटकम का मतलब कि ये आपका पूरा जब डाटा कलेक्शन हो जाएगा ना, डाटा कलेक्शन इन द सेंस जो भी आपने जाके सारे शिफ्ट के एग्जाम जब कंप्लीट हो जाते हैं उनका जो रॉ स्कोर बनता है उस हिसाब से वो आगे का नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस करते हैं। तो वो एक आउटपुट है, वो बाद में होता है, आप उस बारे में कुछ भी नहीं सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हम क्या कर सकते हैं। और ये वाले भी कि हार्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आ जाओ, तुक्का लगा के आ जाओ। पता है क्या होगा? जब आंसर की चेक कर रहे होगा ना तो क्वेश्चन बहुत सारे सही होंगे, फिर गिनने लगोगे गलत कितने करके आए, तब होता है दुख। जब आप गिनते हो कि गलत कितने हो और अब इतने मार्क्स माइनस करो उसे। तो ऐसी चीज़ बिल्कुल भी मत कीजिए। चाहे आपकी शिफ्ट कोई भी आए, कोई भी हो, आप वही अटेम्प्ट करिए जो आपको आते हैं। बस एक छोटा सा एक तरीका मैं आपको समझा सकती हूँ कि ये चीज़ आप करेंगे तो बढ़िया रहेगा। इजी शिफ्ट वाले काफ़ी अच्छे कॉन्फिडेंस रहते हैं, उनके अंदर दिक्कत नहीं देखने को मिलती है, वो अच्छे से टिक लगाते जाते हैं तो उनका मोटिवेशन बना रहता है पूरे एग्जाम के अंदर और वो अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं जितना उनको करना है। दिक्कत आती है हार्ड वाले के अंदर। जो हार्ड शिफ्ट के में जाते हैं, जो भी एस्पिरेंट या कैंडिडेट आपके उसके अंदर जाते हैं, उनको आती है दिक्कतें। तो उनके लिए मैं यही कहूँगी कि देखो, आप जब एग्ज़ाम के अंदर घुसे हो, आप एग्ज़ाम के अंदर घुसे हो, उसके बाद आप ये चीज़ तो नहीं कर सकते कि आप एक्स्ट्रा नॉलेज ला सके। वो चीज़ आप जितनी लेके गए हैं उतनी ही चीज़ रहने वाली है। आप ये चीज़ कर सकते हैं मेरे हिसाब से कि आप वहाँ पे अपना मोराल को डाउन ना होने दें, क्योंकि शिफ्ट हर किसी के लिए हार्ड होगी, सिर्फ आपके लिए हार्ड नहीं होगी। और अगर हार्ड है तो आपको फ़ायदा होने वाला है। अच्छे से अच्छा अपना परफॉर्मेंस देने की कोशिश करिए। आप इस तरीके से कर सकते हैं कि जो भी शिफ्ट, जो भी आपका जो भी हम पार्ट वाइज डिवाइड होता है ना कि जीएस है, इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है,
तो आप उस ऐसे को करिए जिसमें आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिसको आप 5-10 मिनट के अंदर ही रीडिंग लेके टिक लगा के आता है नहीं आता नहीं आता कर लेंगे। क्योंकि आप शुरुआत का जो दौर होता है ना, एग्जाम की जो शुरुआत होती है, वो बताएगा कि आपका मोरल कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा। तो उसी बीच में अच्छे से अपने आप को प्रेप करके रखिए। कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे कि ज़्यादातर जो देखा जाता है वो यही देखा जाता है कि सबसे पहले स्टूडेंट जो होते हैं वो जीएस कर लेते हैं, मतलब कि ए शिफ्ट को कर लिया, जितने आ रहे हैं कर लिया, क्योंकि जीएस के अंदर इतना ही हिसाब होता है, आया तो टिक, नहीं आया तो गलत। थोड़ा बहुत सोचने का 1-2 सेकंड लगता है, वरना नहीं आता है तो उसको छोड़िए, आगे बढ़िए। एक शिफ्ट आपकी खत्म हो जाएगी 5 से 10 मिनट में। देखने को मिलता है 6 मिनट में भी लोग कर लेते हैं, क्योंकि सिर्फ पढ़ना है और आंसर लगाना है, आता होगा नहीं आता होगा नहीं आता होगा। उसके बाद लोग इंग्लिश करते हैं, ये काफ़ी लोगों को फायदा होता है, आपको हो तो आप कर सकते हैं। इंग्लिश करते हैं, इंग्लिश या रीजनिंग में से कोई भी चीज़ आप पहले कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देखने को मिलेगा उसको आप पहले कर लीजिए। इंग्लिश कर लीजिए, रीजनिंग कर लीजिए। इंग्लिश का भी वही सिनेरियो होता है, आता है, थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, रूल को याद करना पड़ेगा। और अगर आप इंग्लिश को एज ए कंसेप्ट की तरह सोचते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। रूल याद करने का वहाँ सिनेरियो नहीं बनता। रीजनिंग भी कर सकते हो, लास्ट में आप मैथ्स कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है, ठीक है। और उसके बाद एंड में आप एक बार ओवरव्यू ले सकते हैं। मे बी जीएस के क्वेश्चन कुछ आपको क्लिक हो, इंग्लिश में आपने बाद में चेक किया, पर ज़्यादा ओवरथिंक मत करना, फिर आप पता क्या होता है, सही क्वेश्चन को गलत करके आ सकते हो। तो यही चीज़ आपको बोलूँगी मैं कि आपके सारे ही चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो चुकी हैं। और नॉर्मलाइजेशन के जो भी मिथ हैं उनको ज़रूर हटा दीजिए, फोकस कीजिए अपनी पढ़ाई के ऊपर, एक सेफ स्कोर दिमाग में रखिए। नॉर्मलाइजेशन वहाँ जाने भी मत दीजिए, रॉ स्कोर की तैयारी कीजिए, नॉर्मलाइजेशन की नहीं, क्योंकि वो आउटकम है। चलिए यहाँ कंप्लीट करते हैं अपनी वीडियो को। मेरे हिसाब से आपको हर एक चीज़ समझ आई होगी और आप कुछ भी नहीं कर सकते हो एज अ स्टूडेंट, ठीक है। अपने प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए और हर एक चीज़ को रॉ स्कोर के हिसाब से देखिए कि आप इतना परफॉर्म करने वाले हैं। मिलते हैं फिर किसी अलग वीडियो में। राधे राधे।